हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन से संपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बारीकी से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके 2023 में टॉप होने के लक्ष्य कंप्लीट हो सके। तो चलिए देखते हैं सही प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने नियम हैं और समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। इसका आंसर भी आपके सामने लेकर के सटीकली सभी का आंसर एक साथ मैचेबल करके लाए हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन एक होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब सीधा आभासी एवं बिंब के आकार का है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के तीन उपयोग को लिखे, यानी उत्तल दर्पण के तीन उपयोग और अवतल दर्पण के तीन उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, इन सभी को लिखना है। तो चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं और सभी को समझते हैं। देखिए 2013 में पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान रहे 2013 में पूछे गए प्रश्न भी है। तो उत्तल दर्पण के प्रयोग यहाँ पे इसका उपयोग मोटर कार, बस तथा स्कूटर इत्यादि में साइड मिरर और पीछे देखने के बारे में आईने के रूप में होता है। ये समझ में आ गया, आप देखे भी होंगे। और अवतल दर्पण की बात करते हैं, इसका उपयोग हजामती दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों में तथा सर्च लाइटों में परावर्तनों के रूप में तथा डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, दांत आदि की जांच के लिए भी किया जाता है। ये अवतल दर्पण का किया जाता है, इसे भी आप देखे होंगे। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आवर्धन का व्यंजक लिखें। इसका आंसर है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार अथवा ऊंचाई और वस्तु के आकार अथवा ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन एम कहते हैं। अर्थात प्यारे साथियों, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज के साथ आपको डिटेल कर रहे हैं, आप इसे देखिए। व्यंजन में आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार h1 या फिर आप कुछ और भी दे सकते हैं, और वस्तु का आकार h होता है, यानी कि एक h1 लेते हैं तो दूसरा h लेते हैं। तो चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे या इसको m बराबर h1/h कर सकते हैं या फिर m बराबर v/u कर सकते हैं माइनस में, ये भी इसके फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। वो कह रहा है कि दिए गए चित्र में अवतल दर्पण की फोकस दूरी pf और वक्रता त्रिज्या pc है। ए बी अवतल दर्पण ए बी और बी डैश pc के समांतर आपतित किरण और बी एफ दर्पण से परावर्तित किरण है। कौन कौन से कोण आपस में परावर्तन है और क्यों। तो देखिए प्यारे साथियों, इस फिगर को थोड़ा सा आप देख करके इसे समझ सकते हैं। इसमें जितने नाम वहाँ पे दिए गए, ये सभी नाम यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद इसका जो हम उदाहरण समेत लेकर क्या है, इसे भी थोड़ा आपको बारीकी से समझना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे इतना पढ़ करके इसे समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले परावर्तन के नियम से, क्योंकि फॉर्मूला जब हम लिखेंगे इस फिगर में प्यारे साथियों, तो परावर्तन के नियम से ही हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नियम से क्या होता है, कोण ए बी सी जो होती है, कोण ए बी सी बराबर क्या होता है, कोण सी बी एफ होता है। ठीक है, अब सी बी एफ यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ए बी सी ये एक कोण हमारा है। दूसरा क्या है, सी बी और एफ, देखिए इसमें भी एक कोण बना है और एक इसमें कोण बना है। ठीक है, तो बराबर है। फिर ए बी समांतर जो है पी सी के है, मतलब देखिए हम थोड़ा सा इसको फ्रेश करके समझाते हैं। ए बी जो है, ये ए बी ये समांतर है किसके, तो पीसी के समांतर है, इसके समांतर। ठीक है, उसके बाद इसलिए कहते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी सी एफ। ठीक है, बी और सी एफ एक समांतर कोण है। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5, ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। इसका परफेक्टली आंसर है कि परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जबकि परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों को
पीछे की ओर बढ़ाने पर जहाँ पर वे मिलती है वही प्रतीत होती है, वहाँ पर बना प्रतिबिंब आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस बात सबको आपको नोट कर लेना है, अपनी कॉपी पे याद करना है, और ऐसे आपके टीचर्स भी इसी तरह से पढ़ाएंगे। इसलिए कहते हैं कि डी फॉर स्टडी पर एक बार भरोसा करके आप जो है अपनी तैयारी को सफल बनाइए। तो प्यारे साथियों, अगर डी फॉर स्टडी पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के सदस्य बन जाएगा, इस चैनल के परिवार के हिस्से में बन जाएगा, और आप नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगला 6 नंबर है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, तो वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ स्थित होना चाहिए। और इसी का दूसरा की बात करें तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा या उल्टा। तो चलिए आज हम इस दोनों के आंसर को बारीकी से इसमें देख लेते हैं। पहला का आंसर है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। कब? जब अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा तब। और दूसरा क्या है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण और 15 सेंटीमीटर दूरी वाला पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ क्या होगा? तो उल्टा होगा। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच रखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। ये आप ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी याद रख सकते हैं और इसे सब्जेक्टिव में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से होने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है प्यारे साथियों कि अवतल दर्पण ऐसी गोलीय दर्पण है जिसका बाहरी पृष्ठ सतह या फिर स्थित होता है या फिर रंगा हुआ होता है और प्रकाश का परावर्तन इसके भीतर पृष्ठ से होता है। इसके विपरीत उत्तल दर्पण ऐसी गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी पृष्ठ स्थित रहता है यानी कि रंगा हुआ रहता है और प्रकाश का परावर्तन उसके बाहरी पृष्ठ से होती है। मतलब उत्तल दर्पण की बात करें तो ऐसा होता है और इधर से रंगीन होती है। ठीक है, और अवतल दर्पण की बात करें तो इधर से बाहर से रंगीन होती है। तो चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर वस्तु की स्थिति के अनुसार अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु या वास्तविक या काल्पनिक आवर्धित हस्तित या समान साइज का होता है। यह सीधा या उल्टा हो सकता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और हस्तित होता है जो उत्तल दर्पण के पीछे उसके मुख्य फोकस के अंदर बनता है। ठीक है, इसके मुख्य फोकस के अंदर ही बनता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण किस प्रकार से परावर्तित होती है। और इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो क्या है, प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और दूसरा क्या है कि किस दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब रूप से, ठीक है, चाहे अविलंब रूप से आपतित प्रकाश किरण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो देखिए इसका आंसर है परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। और दूसरा, समतल दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा या उल्टा। तो इसका आंसर होगा हमेशा सीधा ही होगा। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 11 नंबर प्रश्न है। ये कह रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो इसका प्रकृति कैसा होगा, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार का होगा। और दूसरा, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण का किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 12 में पूछे गए प्रश्न भी हमारे सामने अवेलेबल है। सभी को हमने इंडिकेट कर दिया है अच्छी तरह से जिससे कि आप समझ सको। कह रहे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसका फोकसांतर क्या है। तो देखिए यहाँ पे स्पष्टली फोकसांतर बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बट्टा 2 होता है। यानी कि अब बात करें तो 20/2 और काटे तो यहाँ पे 10 कंप्लीट आ चुका है। यानी कि फोकसांतर बट्टा ये हो गया, काटने पर 10 हमारा कंप्लीट हो रहा है।
अब दूसरे प्रश्न की बात करें तो संबंध f बराबर r/2 किस प्रकार के दर्पण के लिए सत्य है, अवतल या उत्तल। तो देखिए ये दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सत्य है, दोनों प्रकार के दर्पण में प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है कि वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 24 होना चाहिए, क्योंकि फोकस दूरी क्या होता है, ये 2 गुना हो जाता है। तो स्पष्ट है वक्रता त्रिज्या जो होती है वो सी जो होते हैं, सी बराबर क्या होते हैं, f/2 होते हैं, या फिर 2 × f होते हैं। तो 12 दूना 24 हो रहा है। और दूसरे प्रश्न की बात करें तो 2 सेंटीमीटर साइज वाली किसी वस्तु का आवर्धन यदि 2 हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो ये भी पैसा है, तो 2 का कैलकुलेट्स हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो चलिए आपका यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो प्रश्न नंबर 14 करें एक गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्राप्त आवर्धन धनात्मक है, इसके क्या अर्थ निकलता है कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा। तो इसका आंसर देखिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होगा। और दूसरी बात करें तो किन दर्पणों द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। याद रहे आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न सब पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछे ही जाएंगे। अब बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। तो एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है, तो दर्पण से प्राप्त आवर्धन कितना होगा। तो इसका आंसर आप देख पाएंगे यहाँ पे सामने सामने कि m बराबर -v/u होता है, जिसमें यहाँ पे स्पष्टली जो है एक 27 है जो दर्पण के सामने की दूर रखी वस्तु है कि प्रतिबिंब है, और दूसरा जो है यहाँ पे स्पष्टली तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -54/27 हो रही है माइनस से। तो पहले माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे और 27 दूना 54 हम काट करके ला सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूलाज होता है, इसे आप समझिए सभी को। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर की किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, किरण आरेख दे। इसका परफेक्टली आंसर है कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस बिंदु के बीच रखा जाए तो बना प्रतिबिंब आभासी एवं आवर्धित होगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे फिगर भी, पहले उसका फिगर थोड़ा सा समझ लीजिए, जो अभी हम देखें उसका फिगर भी हमें स्पष्टली दिए हैं। और लिख विद्या चित्र में वस्तु ए बी की स्थिति ध्रुव पी एवं फोकस बिंदु एफ के बीच है, जिसका आवर्धित आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब a' और b' बनता है। यहाँ पे आप स्पष्टली देख पाएंगे कि a' और b', यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देते कि a' और b', ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है P फोकस बिंदु F के बीच जो बना है, यानी कि P और F के बीच बना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके और इसके बीच यहाँ पे देखिए यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, तो ये स्पष्टली आपको पता चल रहा होगा। तो ये अब अगले प्रश्न की बात करते हैं जो 2017 में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इसका परफेक्टली आंसर यहाँ देखिए, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, यानी कि टेढ़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। दूसरा बात करें तो अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, और वस्तु उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। अब 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहे हैं कि एक किरण आरेख खींच करके उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना दिखाएं। तो पैसा तो इसका भी फिगर हम आपको नीचे दिखा रहे हैं। पहले आंसर देखिए कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब a' b' दर्पण के पीछे मुख्य फोकस F के भीतर बनता है, जैसा कि आरेख दिखाया गया है। तो चलिए हम आरेख को पहले दिखा देते, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे डिटेल में F के भीतर बनता है, जैसा कि किरण आरेख में। तो देखिए F के भीतर यहाँ देखिए F यहाँ है और इसके भीतर यहाँ पे बन रहा है हमारा किरण आरेख। ठीक है, यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा और वस्तु के साइज से छोटा होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ वस्तु की साइज है, इससे छोटा यहाँ दिख रहा है। तो प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के फिगर्स के साथ नोट कर लेना अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगला प्रश्न की बात करें 19 नंबर की, कहते हैं अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच अर्थात वक्रता केंद्र से परे रखी वस्तु के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचे।
तो हम इसको खींच चुके हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं और इसको समझाएंगे। जब वस्तु ए बी की अवतल दर्पण एम एन के सामने अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी होती है, तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, जैसा कि किरण आरेख में दिखाया गया है। तो देखिए हम किरण आरेख में स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए स्पष्टली जो है, यहाँ पे ये हमारा प्रतिबिंब बना है और देखिए ये कितना है, तो डिफरेंट है, छोटा है, बहुत है। तो चलिए फिर अगले लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 और 21 प्रश्न को देखते हैं, जो कि लास्ट हमारा प्रश्न रहेगा। तो 20वां प्रश्न कह रहा है हमारा कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी काल्पनिक होता है, जो सीधा और वस्तु से छोटा होता है। और दूसरा कह रहा है मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल या उत्तल। तो देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का किया जाता है। तो चलिए अब हम लास्ट प्रश्न को देखते हैं, लास्ट प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद हमारा जो है खेल खत्म। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अगले वीडियोस में लेकर के आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। 21वां प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के किसी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींच करके प्रदर्शित करे। तो इसका आंसर देखिए कि जब वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। देखिए यहाँ पे ए और बी, ए बी को देखिए कहाँ है हमारा, ए बी, ए यहाँ है और बी हमारा यहाँ है। ये किस पर निर्भर है, वक्रता केंद्र सी पर है। ठीक है, यहाँ पर सी है, सी पर है स्थित है। तो अवतल दर्पण एम एन द्वारा बना इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। तो स्पष्टली यहाँ पर देख पा रहे हैं ए डैश और बी डैश कैसे बन रहा है, सी ए पर बन रहा है। ठीक है, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के साइज के बराबर होता है, जैसा कि किरण आरेख में दिखाया गया है। तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि बिल्कुल वस्तु के साइज का है, वस्तु इतना है तो इतना इसका प्रतिबिंब बना है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और प्यारे साथियों, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करते समय, जिससे कि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।